गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सुमध्याह्न बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत बच्चों, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त साथी और इस सब्जेक्ट का साथी जयेश भंडारी। बच्चों बहुत बहुत स्वागत सभी का। जल्दी जल्दी से आ जाइए सब लोग, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से हमारा विजय पथ ब्रेथलेस रिवीजन। और उसमें हम आज क्या कुछ खास करने वाले हैं वो बस मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। जी हाँ, देखिए आज से जो सीरीज हमारी शुरू हो रही है, हालांकि हम उस सीरीज को थोड़ा सा पहले चालू कर चुके थे, लेकिन आज से मेनली हमारी ये सीरीज जो है वो चालू हो रही है बच्चों। नाम ही हमने सीरीज का दिया है विजय पथ सीरीज, यानी कि जो आपको विजय पथ पर लेकर के जाएगी, यानी जिससे हम अपना एग्जाम का जो टारगेट है, हमारे जो रिजल्ट का टारगेट है, उसको करने वाले हैं अचीव। जी हाँ, तो सब लोग आ जाइए बच्चों जल्दी जल्दी से। हम लोग अभी YouTube पे मुलाकात कर रहे हैं। हमारी मुलाकात इसके अलावा बच्चों अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, यानी कि हमारी स्पेशल क्लास में भी होती है। और बच्चों 5th से लॉन्च होने जा रहा है, यानी कि नवंबर फर्स्ट वीक से लॉन्च हो रहा है। मेरे कोर्स का भी बता दूं आपको, तो 5th ऑफ नवंबर से लॉन्च हो रहा है हमारा प्लस का कोर्स बच्चों, शॉर्ट सक्सेस बैच, जिसमें हम लोग करवाने वाले हैं आप लोगों को नवंबर अटेम्प्ट की एक बार और तैयारी, क्योंकि जबरदस्त डिमांड थी कि सर जो लोग चूक गए हैं, जो लोग नहीं फायदा ले पाए, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बच्चों प्लस के कोर्स में आप हमसे जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, ये कोड लगाना है बच्चों, JAYSH, और कैपिटल में आपने कोड लगाया जिसमें आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। चलिए जी, तो बच्चे लोगों ये सारी बात के बाद जल्दी जल्दी से आते जाएंगे, क्योंकि हम लोग बात को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे लोगों। आज की हमारी क्लास को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग वहां से देख रहे हैं इस वक्त में कि हम लोगों का आज का जो टॉपिक है बच्चों, थंबनेल से आप लोगों को पता लग ही चुका है कि हम लोग मेनली बात करने वाले हैं एसेस पर। जी हाँ, आपके कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हर चैप्टर से कनेक्टेड है वो है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो इस बार हमने रिवीजन प्लान ऐसा किया है कि हम लोग पहले जितने भी एसेज हैं उन सब के ऊपर बात कर लेते हैं। अलग अलग चैप्टर में हमने अलग अलग एसेज तो पढ़ लिए, बराबर। चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी आपने किए, चैप्टर नंबर सेकंड में भी किए, चैप्टर नंबर थर्ड में भी किए। अलग अलग टाइम पे अलग अलग एसेज के ऊपर आप लोगों ने खूब सारी वाली बात कर ली है, बराबर, लगभग लगभग सारे चैप्टर्स में, ठीक है ना। अब जो हम लोग बच्चों रिवीजन लगाने वाले हैं, इस बार हम लोग लगाने वाले हैं ऐसे वाइज रिवीजन लगाएंगे, यानी कि सारे ऐसे का रिवीजन एकदम ब्रेथलेस तरीके से, क्योंकि पढ़ा हुआ आपने सब बहुत जोरदार है। जैसा मैं आपको रोज कहता हूं बच्चों, मैं आया हूं अब आपकी स्टडी को अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो उसको और ज्यादा पॉलिश करने के लिए, कि इतनी जबरदस्त वाली पॉलिशिंग हो जाए। और आप लोगों ने हमारी MCQ सीरीज को भी बहुत सारा प्यार दिया बच्चों, बहुत लोग आप लोग जुड़े और आप लोगों ने पसंद किया, तो वो MCQ वाली सीरीज आने वाली है जल्दी ही आपकी स्पेशल क्लास में भी। जी हाँ, इस संडे को जो स्पेशल क्लास होने वाली है बच्चों, जो हमारा स्पेशल क्लास वाला संडे है, उसमें मैं लेने वाला हूं MCQ की पूरी सीरीज बच्चों। 100 क्वेश्चन एक साथ है अपने पास में, तो देखते हैं कितना फास्ट हम उनको खत्म कर सकते हैं। तो वहां पे भी आपको मेरे साथ में जुड़े रहना है। तो बच्चों आज का जो हेडिंग है आपको पता लग चुका है कि ऐसे 200 की हम सीरीज चालू कर रहे हैं, जो हमारी पहली सीरीज है बच्चों, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का जो पहला सीरीज है 200 से 299 तक के एसेज, बराबर। इसका नाम ही क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चों आपको याद हो तो कई बार हम लोग MCQ में भी आपको दे देते हैं, है ना, कि 200 से 299 या 200 वाली सीरीज का नाम बताइए, इसका नाम क्या है, ऑडिट एविडेंस है या जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या ऑडिट रिपोर्टिंग है कि रिस्क असेसमेंट है क्या। तो हमारा आंसर जाना चाहिए कि सर जो बेसिक वाला है हमारे एसेज है, ये बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर। चलिए जी, तो बच्चे लोगों इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ऐसे नंबर हमारा सबसे पहले तो होने वाला है 200। जी हाँ, ऐसे नंबर 200। फिर हमारी बात होने वाली है बच्चों ऐसे नंबर 210 पे, फिर हम 220 पे बात करेंगे, 230 पर बात करेंगे बच्चों, फिर हमारी बात 240 पे भी होगी। जी हाँ, यानी कि ये तीन ऐसे तो आप लोगों को देके रखे हुए हैं। नए कोर्स के हिसाब से बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 में दे रखे हैं, ये आपको दे रखा है चैप्टर नंबर 3 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस वाला। 240 का तो अलग से चैप्टर नंबर 5 है, बराबर। इसके अलावा बच्चों कुछ और एसेज भी आप लोगों के कोर्स में कवर है, पुराने वालों के भी और नए वालों के डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन हिंट है, बराबर।
तो उसमें हमारा एसए नंबर 250 भी आता है बच्चों, 260 भी आता है, 265 भी आता है। ये जनरली ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, लेकिन नए कोर्स वाले स्टूडेंट भी ध्यान में रखेंगे कि रेफरेंस देने में जगह जगह पे इनका यूज होता है, आपको नंबर दिला सकते हैं। और एक ऐसे और करने वाले बच्चों 299 जो पुराने और नए सबके लिए जॉइंट ऑडिटेड वाला हमारा जो ऐसे है, तो टोटल आप देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे बच्चों पूरे पूरे हम यहाँ पे करने वाले हैं रिवाइज, और बहुत जबरदस्त तरीके से रिवाइज करेंगे। आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बात चलेगी थोड़ी सी फास्ट, यानी कि फास्ट स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। जैसा आपको मैंने बोला था, टॉपिक का नाम ही क्या है बच्चों, ब्रेथलेस है, बराबर। तो यानी कि जोरदार तरीके से रिवाइज करना है आपको मेरे साथ में। पहला ऐसे बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूं, ऐसे 200 overall objective of the independent auditor and conduct of an audit accordance with essay। यस 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 बच्चे लोगों, क्या लिखा है सबसे पहले, ऐसे 200। सबसे पहले तो नाम याद होना चाहिए आपको, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। बच्चों सबसे पहली चीज पढ़ने की सर इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों सबसे पहली चीज जो आप ऑडिट पे पढ़ते हैं वो यही है कि भैया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दो ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, to obtain reasonable assurance about financial statement are free from material misstatement। बच्चों obtain reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement, और एंड लगा करके एक और चीज आपको लिखनी है, to report on the financial statement and communicate as required by the essay accordance with audit findings। यानी मेनली आपको क्या करना है, रिपोर्ट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। दो ऑब्जेक्टिव सबको बच्चे बच्चे को याद होने चाहिए, सबको याद है, बचपन से याद है, यानी ऑडिट के बचपन से आपको याद है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड सेकंड नंबर पे टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बच्चों कम्युनिकेट करने का काम, रिपोर्ट करना रिपोर्ट करना रिपोर्ट करना, बराबर, खलास एकदम। ये सबसे इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन में लिखने के लिए काम आता है आप लोगों के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो पढ़ के जाना है, सुन के जाना है, समझ के जाना है, याद करके जाना है। चलिए जी, इस ऐसे की 5 रिक्वायरमेंट्स है बच्चों। सबसे पहले आर्टिकल रिक्वायरमेंट्स 5 तरह की होती है, अभी बताने वाले हो आप लोग, मुझे कॉपी 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 आप लोग बोलते हो, बराबर। नाउ अपना स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हर जगह पे चाहिए। पीजे 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 कितनी जगह पे तुम लोग बोलते हो, प्रोफेशनल जजमेंट काम आता है सर, और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। बच्चों ऐसे 500 की पूरी सीरीज इसी पे है, और आपको फॉलो करने चाहिए सारे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। चलिए जी, लेके चलता हूं आपको सबसे पहले एथिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो हमने कहा कि ऑडिटर शेल कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। सर ऑडिटर जो है वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, बराबर। ये कौन इशू करता है सर, आईसीएआई ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स इशू कर रखे हैं, बराबर। आईसीएआई ने कोड ऑफ एथिक्स इशू कर रखे हैं जो एक ऑडिटर को, एक सीए को फॉलो करने पड़ेंगे। और बच्चों 5 एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपकी, यानी 5 प्रिंसिपल्स यहाँ पे काम करते हैं। 5 प्रिंसिपल्स आर देयर, तुमको पता है बहुत अच्छी तरह से, तुम लोग इसको क्या बोलते हो, मेरे ख्याल से इसका मेमोरी टेक्निक तुम लोगों ने क्या बनाया भाई, मुझे मेमोरी टेक्निक नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है तुम लोगों ने कुछ तो बनाया था, बराबर। आई थिंक ऐसा कुछ बनाया था कि तुम लोगों ने कॉपी बनाया था, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या डाला था आप लोगों ने। मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, कॉन्फिडेंशियलिटी डाला था मेरे ख्याल से, ये पढ़ा, ओके। not to disclose confidential information related with the work unless required under legal obligation। यानी एक क्लाइंट का इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ में शेयर नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे जब तक की लॉ की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, ओके। वो से क्या लिया था, ऑब्जेक्टिविटी सर, इंफॉर्मेशन जो भी देंगे एंड यूजर को कंप्लीट होगी सर, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है, पूरी इंफॉर्मेशन होने वाली है, ओके सर, ओके मान लिया। पी से प्रोफेशनल कंपिटेंस होना चाहिए सर, प्रोफेशनल स्किल को फॉलो करेगा। आजकल का टाइम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का टाइमिंग है, तो नई चीजें, नया टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, लाएंगे सर, हम भी लेके आ रहे हैं आपके लिए। और बच्चों अगला पी का मतलब क्या था, सर प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, लॉस को, रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो आपके प्रोफेशन के अगेंस्ट में हो, ओके सर। नाउ ई का मतलब, सॉरी बच्चों, आई का मतलब इंटीग्रिटी फॉलो करनी है, ऑनेस्टी फॉलो करना है भाई साहब, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना चाहिए और ईमानदार होने चाहिए आप, बिल्कुल ऑनेस्टी इंटीग्रिटी को फॉलो करोगे। और ई का मतलब क्या था बच्चों, हाँ वो भी है। लास्ट मतलब क्या निकाला था तुमने भाई, लास्ट कोई मतलब था क्या, नहीं सर वहीं पे खत्म हो गया है, अच्छा खत्म हो गया क्या, ओके। एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, COPPI, अच्छा 5 ही तो होती है, ओके 1 2 3 4 5। चलिए तो सारे पॉइंट हो गए बच्चों, सारे पॉइंट्स हो गए भाई, आपने बनाए थे ये COPPI, आप लोगों का ही था ना।
तो यहाँ पे COPPI हमारे पास सारे पॉइंट हो गए बराबर से है, कोई टेंशन तो नहीं। सर एक बच गया था सर ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी आपने नहीं बताया था सर। ओके बच्चों, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या था? कंप्लीट और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। सी से कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, कंप्लीट और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन जाएगी, प्रोफेशनल कंपिटेंस को फॉलो करोगे, प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करोगे और इंटीग्रिटी फॉलो करना है, ऑनेस्टी फॉलो करना है। 5 प्रिंसिपल्स आर देयर बच्चों इस ऐसे से। ये पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट के नाम से भी आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आपके 5 एथिकल प्रिंसिपल्स या 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट कौन से हैं, तो यू हैव टू राइट ऑल दीस 5 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केप्टिसिज्म बच्चों एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लो मैंने लिख दिया। आरटीपी का क्वेश्चन हो सकता है सर, आरटीपी का क्वेश्चन हो सकता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सर होता क्या है, आइए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग पर बात करते हैं बच्चों। इट इज एन एटीट्यूड है बॉस, एटीट्यूड है कैसा? रिक्वायर अलर्टनेस, अलर्टनेस रखना पड़ेगा बच्चों, अलर्ट होना चाहिए। कौन अलर्ट होना चाहिए? हमारा ऑडिटर हर वक्त अलर्ट होना चाहिए क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको लेकर के। इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू मेंटेन थ्रू आउट द ऑडिट, पूरे ऑडिट में इसको मेंटेन करके रखो सर। ओके, लेकिन इसका मतलब कहीं पर भी सस्पिशन नहीं है। अलर्टनेस है बच्चों, हर चीज को, हर किसी को शक की नजर से नहीं देखना है, लेकिन अलर्ट हर वक्त में रहना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों 4 सिचुएशंस अपन ने इसकी बनाई कि सिचुएशन इन व्हिच ऑडिटर शुड यूज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सबसे पहला बच्चे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस, ध्यान में आया तुमको? जीरो तुमको दिखता है, यस सर कुछ तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, हमारा डेटा कुछ कह रहा है और हमारी बुक्स कुछ कह रही है, तुम्हारा शक बढ़ना चाहिए। बच्चों इंडिकेट कंडीशंस कह रही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रखे हैं भर भर के, तो जहां रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रखे हैं और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कंडीशंस बोल रही है फ्रॉड है फ्रॉड है फ्रॉड है, तो तुम्हारा स्केप्टिसिज्म चलना चाहिए। और बच्चों जहां पे रिलायबिलिटी है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, फोटो स्टेट दे दिया गया है तुमको ओरिजिनल की जगह पे, तो बॉस डाउट तो उधर बनता है। और सर्कमस्टांसेस ऐसा कह रही है कि कुछ और ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन सारी ऐसी है कि आपको लग रहा है कि बॉस फ्रॉड के चांसेस है, खाली नॉर्मल चीजों से काम नहीं चलेगा, तो जो ज्यादा प्रोसीजर लगाते हो वो सारा आपका स्केप्टिसिज्म बच्चों काम करता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया बच्चों? एथिकल रिक्वायरमेंट। सेकंड नंबर पे स्केप्टिसिज्म यूज करोगे। थर्ड नंबर पे बच्चे पीजे यूज करना है, बोले तो प्रोफेशनल जजमेंट। सर क्या बात कर रहे हो? यस, आपको बहुत सारे बच्चों सैंपलिंग काम में लेना है, मॉर्टिलिटी काम में लेनी है, रिस्क असेसमेंट काम में लेना है, इंटरनल कंट्रोल पे बिलीव काम में लेना है, आपको कल को ओपिनियन बनाना है, रिपोर्ट करना है, सब जगह पे चाहिए तुम्हारा पीजे, बोले तो प्रोफेशनल जजमेंट। तो जजमेंट टेकन बाय ऑडिटर आउट ऑफ हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और ये किधर से आता है, किधर से आता है बच्चे? जजमेंट आता है आपके एक्सपीरियंस से, तो एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। इट इज एसेंशियल टू द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। अगर ऑडिट को ढंग से करना है तो पीजे बहुत जरूरी है। और पीजे आता किधर से है? ये आता है ऑडिटर के एक्सपीरियंस से। सर फीचर्स क्या है बच्चे? ऑडिटर शेयर एक्सरसाइज जजमेंट सबसे पहले किधर किधर काम में लेता है? आपको मैंने कहा था प्लानिंग और परफॉर्म करते वक्त में काम में लेना है। प्लानिंग करोगे और जब परफॉर्म करोगे तो पीछे काम में आएगा, बराबर। ये बच्चों डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस जो ऑडिटर को पता होते हैं, उसी के ऊपर तो जजमेंट लगाएगा। और ये थ्रू आउट द ऑडिट काम में आता है बच्चों। और जो भी पीछे लोगे उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हमने कहा सर 4 पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल है बच्चों, प्लानिंग से लेके परफॉर्मेंस तक में आपको पीछे काम में लेना है। कहां से आता है? आपके एक्सपीरियंस से आता है सर, ये तो ठीक है। अच्छा, सिर्फ पहले पॉइंट से पता लग गया है कि सिर्फ एक जगह नहीं, प्लानिंग करने से लेके प्रोसीजर अप्लाई करने से लेकर के कंक्लूजन निकालने से लेके जो ओपिनियन भी देते हो, ओपिनियन भी सोचते हो कि इसके लिए क्वालिफाई कर दूं या फिर मैं एडवर्स कर दूं या डिस्क्लेम कर दूं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज परवेसिव। कहते हो ना तुम लोग कि सर अगर बोथ मटेरियल परवेसिव है तो फिर हम या तो डिस्क्लेमर करेंगे, एडवर्स करेंगे। बच्चे ये डिसाइड कौन करेगा कि मटेरियल है कि परवेसिव है कि नहीं? सब जगह पे काम आएगा तुम्हारा पीजे बोले तो प्रोफेशनल जजमेंट, बराबर। फिर हमने कहा थ्रू आउट द ऑडिट काम में लेना है बच्चों। थ्रू आउट द ऑडिट इसको काम में लेना होता है, सिर्फ एक जगह पे नहीं। अभी भी मैंने आपको कह दिया। और बच्चों सबसे बढ़िया बात, जो पीजे लगा रहे हैं उसको लिखते जाओ। कल को अगर कोई कंपनी का फ्रॉड हो गया, तुमको पकड़ा एज ऑडिटर कि तुम्हारी गलती है, तो सबूत क्या है तुम्हारे पास में? ऐसे 230 साथ में आकर के ऐड होगा। हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन करते जाइए, इसके फीचर्स हैं। और बच्चों नेसेसिटी क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट इन जगह पे काम आता है, अभी मैंने आपको बता ही दिया। मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क निकालना हो तो एनटीई डिसाइड करना हो, प्रोसीजर का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। बच्चों फिर जो आपके एविडेंसेस आते हैं वो कितने सफिशिएंट, कितने एप्रोप्रिएट है भाई,
तब भी पीजे काम में आता है। और जब मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, जो एस्टिमेट्स है, उनका इवैल्यूएशन करना हो, तब भी पीजे काम में आता है। बच्चों, जब कंक्लूजन निकालना हो, ओपिनियन बनाना हो, तब भी काम आता है तुम्हारा पीजे। पीजे बोले तो प्रोफेशनल जजमेंट। सही है, बराबर हुआ है, कोई टेंशन तो नहीं हो रहा है यहां तक। बच्चों, हम लोग इस वक्त ऐसे 200 के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आपको करवा रहा हूं रिवीजन, और रिवीजन में हमारा चल रहा है बच्चों विजय पथ। विजय पथ बोले तो एक पाथ बनाया हमने, पथ बनाया हमने, इतनी सारी पढ़ाई कर चुके हैं। अब हमारा टारगेट है एग्जाम, हमारा टारगेट है कि हमको नंबर लाना है, शानदार नंबर लाना है। तो हमने चैप्टर वाइज रिवीजन की जगह पे इस बार एसेस को उठा लिया, यानी उस चैप्टर के मैक्सिमम वाले पार्ट को हमने अलग से उठा करके सोच लिया कि पहले उसको रिवाइज करेंगे, फिर बाकी बचे हुए चैप्टर का नंबर हम लोग लगा लेंगे, बराबर। तो हम लोग लाए भैया 200 का सीरीज। तो सबसे पहले उठाया 200, ऐसे 200 जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करता है बच्चों। दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड उसके बाद में टू रिपोर्ट ऑन इट, बराबर। फिर 5 रिक्वायरमेंट्स है सर इसकी, कैपिटल हो गई सर, उसमें 5 हो गई, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर आपने पढ़ी लिया, स्केप्टिसिज्म यूज करना है। और थर्ड नंबर पे पीजे यानी कि प्रोफेशनल जजमेंट की अपने को जरूरत पड़ेगी। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 मेरे साथ याद करते जाइएगा, धड़ाधड़ फटाफट शानदार तरीके से। यस बच्चों, वो स्पीड मैच करना, स्पीड को मैच करने का काम करना बच्चों। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट रिस्क की हमारी बात हो रही है यहाँ पे। और सबसे बढ़िया बात, इसको इधर से पढ़ने के बाद सर क्या बोल रहे हो, अरे हाँ मैं वही बोल रहा हूं जो तुम सुन रहे हो, ये इधर से मत पढ़ना। ये पूरा टॉपिक बच्चे लोगों ऐसे 500 सीरीज में जाएगा, जिसका बेस हमने यहाँ पे दिया, उधर से दोनों का मीनिंग लिख देना। और ये भी मत पढ़ना बच्चे, ऐसे 315 में पूरा टॉपिक जाएगा, जो 300 वाली सीरीज में हम लोग करने वाले, उधर से पढ़ लेना। इधर से पढ़ने का टेंशन खत्म, बोले तो खत्म, बोले तो खल्लास, समझ रहे हो। पॉइंट इधर कवर है, लेकिन इनका डिटेल तुम्हारा कहां जाएगा, ऐसे 500 और ऐसे 315। तो हटाना भाई, सावन की घटा, इतना क्यों पढ़ना है अपने को, वहां जाएंगे ना अपन। ये देखो हमने बोल दिया 500 सीरीज में जाओ, और सर इसके लिए 315 वाली सीरीज में चले जाओ। तो छोड़ो ना भाई, क्यों टेंशन लेते हो। आप तो आ जाओ मेरे साथ में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट अकॉर्डिंग विद ऐसे। हमने बोला सर एक सीधा सीधा से ऐसे 200, ऐसे 200 बच्चों, पूरी सीरीज का नाम ही क्या है, वापस देखो, जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चों 200 की जो पूरी सीरीज है, ये सीरीज आपसे कहती है जनरल प्रिंसिपल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन से हैं। बच्चे लोगों, जनरल प्रिंसिपल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हमारे पास में है। बेसिक बात आप लोगों से कर रहे हैं, और हमने कहा आपके सर पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है सर, कि आपको ऑडिट करना है अकॉर्डिंग विद एसेस। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट करना है। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट करना है तुमको, है ना। देखो क्या लिखा है, The auditor shall comply with all AS relevant to the audit। जो तुम्हारी ऑडिट से रिलेवेंट AS जाए, उसको तुमको फॉलो करना है, उसको कंप्लाई करना है। और सिर्फ ऐसे का खाली ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है भाई, पूरा एंटायर टेक्स्ट का तुमको अंडरस्टैंडिंग करना है। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कवर है कि आपको ऐसे की बातों को फॉलो करना है। और बच्चों आगे सुनो, comply with the relevant requirement, समझना, the auditor shall comply with each requirement of ऐसे, हर ऐसे की जो भी रिक्वायरमेंट उसको फॉलो करो, unless, अगर कोई ऐसे तुमसे रिलेवेंट हो ही नहीं, बोलो, and the requirement is not relevant because it is conditional, और कंडीशन आपकी उसमें एग्जिस्ट नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मजा आ जाएगा, है ना। आपको लगता है कि सर हम ऐसे 501 को फॉलो करना चाहते हैं, करिए सर, लेकिन 501 में बच्चे आपकी कंपनी ऐसी है जिसमें इन्वेंट्री है ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को। लिटिगेशंस तो है, लेकिन इन्वेंट्री नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है सर, इन्वेंट्री नाम का कोई चीज ही नहीं है आपके पास। तो आपको जो ऐसे एंटायर ऐसे आपका रिलेवेंसी रखता ही नहीं है, लिटिगेशन वाली चीज को फॉलो कर दो, इन्वेंट्री को छोड़ दो। अच्छा, कोई ऐसी एंटिटी होगी जहां इन्वेंट्री तो है, लेकिन केसेस के नाम पे भैया कुछ भी नहीं है, मत फॉलो करो। हम थोड़ी कह रहे हैं नहीं जबरदस्ती केस करो क्योंकि हमको ऐसे फॉलो करना है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं होगा, बराबर। सेम उसी तरह से मान लीजिए रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन है, अगर रिलेटेड पार्टी है तो आपका ऐसे फॉलो होगा, अगर नहीं है तो फॉलो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर बच्चों अपन लोग 510 में जो ओपनिंग बैलेंसेस पढ़ते हैं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, बच्चों अगर वो कंडीशन लग रही है, बराबर, हम उस एंटिटी की ऑडिट पहली बार कर रहे हैं, पहले से कोई दूसरा कर चुका है, तो वो ऐसे की रिक्वायरमेंट लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, है ना।
या पहले कोई और ऑडिट कर रहा था, मतलब या पहली पहली बार ये ऑडिट हो रही है तो उस ऐसे की रिक्वायरमेंट लगेगी बच्चों। तो कंडीशनल थिंकिंग हो गई कि अगर ऐसा है तो ऐसे फॉलो करना है, अदरवाइज फॉलो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बस वही हमने यहाँ पे लिखा है, टेंशन नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट पे पहुंचिए मेरे साथ में बच्चे लोगों। 5 रिक्वायरमेंट्स हो गई, बोलो बोलो हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करोगे सर, स्केप्टिसिज्म यूज करोगे, जजमेंट फॉलो करोगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस दोगे और ऑडिट करोगे अकॉर्डिंग विद ऐसे। चलिए जी चलिए धड़ाधड़। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो आप जानते हो इस चैप्टर का जोरदार वाला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे हमारा ये जो एसे 200 है ना, ये बाकी सारे एसेस का बेस है बच्चों, ये सबका बेस यही है। तो इसको तो आपको बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ करके जाना पड़ेगा। चलिए इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या कहती है बच्चों, देखो सबसे पहले मीनिंग पे बात करते हैं। Inherent limitation means limitation which cannot be overcome. Okay sir, ऐसे लिमिटेशन जिनको ओवरकम आप नहीं कर सकते। इफेक्ट बच्चों हमेशा की तरह ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते और एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं दे सकते हो, ये तो तुमको शुरू से पता है। अब बच्चों इनहेरेंट लिमिटेशंस 4 तरीके, मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे कवर किए। सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबको पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चों वो एस्टिमेट्स पर डिपेंड करता है ना, और एस्टिमेटेड चीजें जो होती है बच्चों वो हाईली सब्जेक्टिव तरह की होती है। आप लोग जानते हो जनरली वो परसुएसिव होती हैं, कंक्लूसिव नहीं होती। अब मुझसे ये मत पूछना कि परसुएसिव और कंक्लूसिव क्या होता है, तुमको मैंने बताया है। कंक्लूसिव मतलब जो फाइनल चीज होती है, बराबर, और परसुएसिव का मतलब जो एकदम फाइनल नहीं है, जिसमें अनसर्टेनिटी के चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं बच्चों। तो इसीलिए ध्यान में रखिए कि जो जो एस्टिमेट्स आपको मिल रहे हैं, नंबर 1 सबसे पहले तो वो 100% करेक्ट तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो एस्टिमेट्स पर डिपेंड। भाई आपका ऑडिट एस्टिमेट्स के ऊपर है, एस्टिमेट सही हो जरूरी थोड़ी है। सेकंड नंबर, एविडेंसेस जो आपको मिल रहे हैं वो कंक्लूसिव टाइप के हो जरूरी नहीं है। जैसे अगर एक्सटर्नल की जगह इंटरनल एविडेंस मिल रहा है तो भाई कंक्लूसिव तो नहीं हो सकता। इवन एक्सटर्नल एविडेंसेस भी कंक्लूसिव हो, जिन पे 100% भरोसा किया जा सकता हो, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है कि भाई साहब लिमिटेशंस रहेंगी, आप 100% गारंटी तो नहीं दे सकते। ओके सर। सेकंड नंबर बच्चों, फिर आता है हमारे ऑडिट प्रोसीजर का नेचर ही ऐसा है। सर वो कैसे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो आया कि हम डिपेंड करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर, बराबर। तो जब हम इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंड करते हैं तो चैप्टर 4 में आप पढ़ के आए कि इंटरनल कंट्रोल की खुद की कुछ लिमिटेशंस है कि नहीं। बोलो एम्प्लॉइज का कंफ्यूजन हो गया, ये आया, मैनेजमेंट खुद ही मिला हुआ है, ये आया इनकी लिमिटेशन। तो जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है और उस पर हमारी ऑडिट डिपेंड है, तो बट ऑब्वियस है हमारे लिए भी लिमिटेशन आई कि नहीं आई। बोलो बोलो बोलो। ये देखो कल्यूजन ऑफ एम्प्लॉइज या फ्रॉड मैनेजमेंट ही अगर कमिट कर रहा है, बराबर। और कई बार बच्चों मैनेजमेंट ओवरराइड कर लेता है कंट्रोल को, जैसे उन्होंने डायरेक्टली सबऑर्डिनेट को बोल दिया कि ये इंफॉर्मेशन, ये ट्रांजैक्शन हमारा पर्सनल है, होगा लेकिन इसको बुक्स में दिखाना है। तो ऐसे में ऑडिटर भी क्या कर पाएगा। तो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बच्चों लिमिटेशंस हैं वो बट ऑब्वियस है ऑडिट की भी अपने आप में लिमिटेशंस हो गई। ये आप लोग को ध्यान में अच्छे से रखना चाहिए बच्चों, समझ गए अच्छे से। नंबर नेक्स्ट पे क्या आ रहा है बच्चों लोगों, टाइमलीनेस वाला पॉइंट याद आया कुछ आप लोगों को। अरे सर टाइमलीनेस वाला पॉइंट तो बहुत जोरदार है। ऑडिटर के पास एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम है और रीजनेबल कॉस्ट में उसको काम करके देना है। तो कई चीजों में उसको जैसे पूरी चेकिंग नहीं करके टेस्ट चेकिंग करना पड़ेगा, जिसमें सारे मैटर्स कवर नहीं होंगे। हालांकि ये वाला बहाना बना करके आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएंगे। इनको ध्यान में रखते हुए भी जितने पॉसिबल है उतने ऑडिट प्रोसीजर तो आपको लगाने पड़ेंगे बच्चों, ये बहाना नहीं बना सकते। अपन पढ़ के आए हैं तो उस चीज को साइड में रखें कि प्रोसीजर तो लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन तो है बच्चों कि हमारे पास एक तो टाइम की कमी है, दूसरा हमारे पास कॉस्ट भी हमारी कम आनी चाहिए। दोनों को ध्यान में रख करके जब हम लोग टेस्ट चेकिंग जैसी चीजों को काम में लेंगे या सारी इंफॉर्मेशन जो कवर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज तो होगी कि हम 100% गारंटी नहीं ले सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या कहते हो, बराबर है, यहां तक कोई टेंशन नहीं। तो बच्चों ये इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हमारी होगी और इसके साथ हमारा ऐसे खत्म हो गया। क्या आप बात कर रहे हो सर खत्म ही हो गया? यस बच्चे लोगों, हमारा फर्स्ट ऐसे 200 सीरीज चल रही है
और ऐसे 200 सीरीज हम लोग खत्म कर चुके हैं। 210 पे बात करना शुरू करने वाले बच्चों को लोग 210 पे हमारी बात शुरू होने वाली है। लेकिन ऐसे 200 मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपने कर लिया होगा। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो, चाहे प्रोफेशनल जजमेंट हो, चाहे हो इनहेरेंट लिमिटेशंस या ऑडिटर्स कैन नॉट बी जीरो, ये सारे पॉइंट्स आपको पता है एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपने को ध्यान में रख करके समझ करके पढ़ करके जाना है। चलिए जी, अगला शुरू करता हूं बच्चों। 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बच्चों शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले ड्यूटीज देखो, ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट और कंटिन्यू। बच्चों ऐसे 210 आप लोग जानते हो, अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब नाम है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, बोले तो अभी ऑडिट एंगेजमेंट की जो टर्म्स है बच्चों, उसके लिए एग्री होने की बात हो रही है, यानी दोनों पार्टीज के बीच में कुछ ऑडिटर और ऑडिटी के बीच में कुछ कंडीशंस डिसाइड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप बनने जा रहा है। तो ड्यूटी क्या है, ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट और कंटिन्यू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अनलेस, सबसे पहले बच्चों प्री कंडीशंस फाइनलाइज करनी पड़ेगी और हमारा कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। आइए सीधा प्री कंडीशंस पर आते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, हम जाने से पहले, हम ये एंगेजमेंट करने से पहले, यानी ऑडिटर बोलेगा सर एंगेजमेंट से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं, तुमको शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा सर कौन कौन सी शर्तें बता दीजिए। हमने कहा पहली शर्त बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से होंगे। अगर आप कंपनीज हैं तो जैसे शेड्यूल 3 आप पे लगेगा, तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनेंगे। अब हमने मैनेजमेंट को भी कुछ कहा, मैनेजमेंट कुछ चीजों के लिए रेडी हो रहा है बच्चों, समझना। मैनेजमेंट हमारा जो है वो कुछ चीजों के लिए होने वाला है इधर रेडी वगैरह, ओके बॉस हम मानने को तैयार है। क्या क्या कहा हमने बच्चों, सुनना। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से आप बनाओगे, जिम्मेवारी आपकी है। सेकेंड नंबर हमने उनको कहा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अप्लाई करना जिम्मेवारी आपकी है। फिर हमने कहा हमें तो एक्सेस दे दोगे, हमें पहुंचने दोगे, हमें क्या क्या दोगे, जो भी रिकॉर्ड्स हमको चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए और अदर स्टेटमेंट चाहिए रिलेटेड विद ऑडिट, वो हम तक पहुंचाने दोगे। और भी कुछ मांगे एडिशनल इंफॉर्मेशन तो वो भी हमको दोगे, और हमें तुम्हारे आदमियों तक पहुंचने भी दोगे। समझ गए, कानून की तरह हमारे हाथ भी लंबे करवा दो, हम अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर सके तुम्हारे एम्प्लॉइज तक और ऑडिट एविडेंसेस ले सके। मतलब 5 कंडीशन चाहिए। हम मैनेजमेंट को बोल रहे हैं बॉस 5 कंडीशन है, इसके लिए एक्नॉलेज कर दो कि ये रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट उठाएगा। और बच्चों याद करो तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700 जो मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी वाला पॉइंट बनता है बच्चों, उसके अंदर भी अपन यही चीज को डालते हैं। याद आया क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मेवारी अकॉर्डिंग एप्लीकेबल एफआरएफ मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट। हमको क्या दोगे, रिकॉर्ड स्टेटमेंट बुक्स दे देना और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना, और जो एम्प्लॉइज या ऑफिसर्स तक इंक्वायरी करेंगे ना तो उनसे पहुंचने का हमको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी देना भाई साहब, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बहुत सिंपल है बच्चों, 5 प्री कंडीशन से याद रखनी है। अब क्या होगा बच्चों, अगर वो शुरुआत में ही हमारे ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हैं, उन्होंने हमारे ऊपर लगा दी बच्चे लोगों लिमिटेशंस, सर क्या बात कर रहे हो, यस लिमिटेशन ऑन स्कोप हैव बीन इंपोज्ड बाय एम्प्लॉयर। बच्चों वर्ड याद रखना, यहां विड्रॉल वर्ड नहीं लिखोगे रे भाई, तुम्हारे मन में किसी के आ रहा है ना अगर कि सर हम विड्रॉ कर लेंगे, हम विड्रॉ करेंगे, बच्चे पहले एक्सेप्ट तो कर लो फिर विड्रॉ करेंगे। बराबर, किसी ने आकर के कहा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बेटा पकड़ा ही कब था तो छोड़ेंगे, छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इधर भी तुम लोग विड्रॉल लिख देते हो, है ना। जब भी मैंने पूछा कि बच्चों बताइए प्रायर टू एक्सेप्टेंस के अंदर अगर हमारे स्कोप के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा दी है जो भी हमारा क्लाइंट है उसने, सर हम विड्रॉ कर देंगे। बेटा जी विड्रॉ तब करोगे जब पहले एक्सेप्ट करोगे, हमने तो इधर एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक। तो अगर हमारे एंगेजमेंट से पहले ही, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ही कुछ लिमिटेशंस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट। बच्चों हम एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हैं जब तक कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं हो, अदरवाइज हम लोग उस ऑडिट को एक्सेप्ट करने वाले ही नहीं है। ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, मना कर देंगे बॉस हटिए हमको नहीं करना। चलिए जी, अब बच्चों लेटर ऑफ एंगेजमेंट तैयार हो रहा है भाई, सगाई का पत्र बोले तो एंगेजमेंट लेटर तैयार होगा बच्चों, टू हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग। और बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है ये दो। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट ऑडिटर को सेंड नहीं करता है बच्चों, ये जाता है ऑडिटर से क्लाइंट को, याद रखोगे बराबर, ऑडिटर से क्लाइंट को जाता है। ओके सर, ऑडिटर से क्लाइंट को जाएगा, ऑडिटर से क्लाइंट को जाएगा, ऑडिटर से क्लाइंट को जाएगा। ओके
फिर बच्चे लोगों सीधा सीधा सा पहुंच जाएगा ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, है ना। आप लोगों ने बताया था मुझे एक बार, सर सीधा याद कर लो ए टू सी, पहले ये आता है फिर सी आता है, तो ऐसे याद रख लेंगे सर। ऑडिटर से क्लाइंट को जाता है, क्लाइंट से ऑडिटर को नहीं आ रहा। सीए का उल्टा कर दिया सर, सीए, सीए नहीं है सर, ये एसी है सर, ऑडिटर से क्लाइंट। बहुत सारे तरीके आप लोगों ने मुझे बताए थे बराबर की सर, ऐसे याद रख सकते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। चलिए अब ये जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनेगा बच्चों, इसमें होगा क्या क्या। सबसे पहले तो इसको इशू कब करना है बच्चों, कमेंसमेंट से पहले, जब अपना एंगेजमेंट चालू हो रहा है, कमेंसमेंट हो रहा है, ऑडिट कमेंस हो रही है, उससे पहले पहले एंगेजमेंट लेटर का काम हो जाना चाहिए। अब इसमें लिखना क्या है बच्चों, दो तरह की चीजें हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लॉ ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करके दी है ना। कंपनीज एक्ट हुआ या कोई दूसरा हुआ, उसने खुद ही कह दिया कि ये चीजें आपको करनी है, तो उनको आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा वाली चीजों को लिखो। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। इफ ऑडिट टर्म्स नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, लॉ ने प्रिस्क्राइब नहीं की, द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, या जिसको लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दिया बच्चों, दो बातें होंगी, वापस से सुन लीजिए। इफ ऑडिट टर्म्स नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। पहले पढ़ते हैं बच्चों, जो लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दी उसका क्या करना है। बहुत सिंपल है बच्चे लोगों, अगर लॉ ने पहले ही प्रिस्क्राइब करके रखी है तो उसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मत लिखो मत लिखो। सर कैसे, अभी देखो एज ऑडिटर कंपनीज एक्ट का अपना सेक्शन है 143। एज ऑडिटर तुमको बहुत सारा काम करने का रिस्पांसिबिलिटी दिया है कि ऑडिटर ये करेगा, ऑडिटर वो करेगा, इंक्वायरी करेगा, ये रिपोर्ट करेगा, कारो करेगा, वो सब इधर लिखने की जरूरत है क्या। तो बच्चों लॉ ने जब प्रिस्क्राइब कर ही दिया कि एज ऑडिटर तुमको ये काम करना है, तो इट इज प्रिज्यूम दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, एवरी पर्सन हैव नॉलेज अबाउट द लॉ। तो उनको पता रहेगा कंपनी वालों को कि क्या तुमको करना है, तो वो चीज अपने को लिखने का जरूरत नहीं है। इन सच ए केस ऑडिटर सिर्फ उस एक्ट के बारे में लिख देगा, बच्चों समझ रहे हो, उस एक्ट का रेफरेंस लिख देगा कि भाई इस एक्ट के अंदर जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी अपने को पूरा करना है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा करोगे, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग पूरा करेंगे, तो सिर्फ इतना लिखना आपके लिए काफी है, ठीक है। लेकिन कई ऐसी चीजें बच्चों जो लॉ तो नहीं लिखता है, लेकिन चूंकि ऑडिट कर रहे हैं तो आपस के अंदर डिस्कस करनी जरूरी होती है। तो इफ ऑडिट टर्म्स नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ देन द लेटर इंक्लूड्स द फॉलोइंग मैटर। तो कुछ चीजें अपने को लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव और स्कोप लिखो ऑडिट का हमेशा की तरह। फिर बच्चे बहुत सिंपल है, ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट का रिस्पांसिबिलिटी क्या रहेगा, आपके ऊपर एप्लीकेबल एफआरएफ कौन से रहेंगे, और एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी इसके अंदर आता है। पांच चीजें बच्चों बहुत सिंपल है, पांच चीजें सिंपल। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और स्कोप, ऐसे 2 मिनट के हिसाब से। फिर मैनेजमेंट का क्या रिस्पांसिबिलिटी है, ऑडिटर का क्या रिस्पांसिबिलिटी रहेगा बराबर, और एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा रहने वाला है वो भी उसके अंदर डालने वाले हैं, और एक एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट ऑडिट रिपोर्ट का। ज्यादातर इसमें अनमॉडिफाइड वाली का एक बार अपन एक्सपेक्टेड है, तो फिर अगर कुछ हमने चेक किया और हमको पता लगा कि गड़बड़ है, तो फिर बट ऑब्वियस है कि क्वालिफाइड या मॉडिफाइड ओपिनियन भी, मॉडिफाइड रिपोर्ट भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, सर्कमस्टांसेस के ऊपर। ये आप लोगों को मेनली ध्यान में रखना चाहिए, बराबर है। बहुत सही है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेने का भाई, बिल्कुल मस्ती से पढ़ते जाओ, टेंशन लेने का नहीं है। तो दो बातें होंगी बच्चों, एंगेजमेंट लेटर में क्या आएगा, कौन किसको इश्यू करेगा, ऑडिटर से क्लाइंट को जा रहा है, या तो कुछ चीजें लॉ में प्रिस्क्राइब होंगी या फिर नहीं होंगी। अब जो लॉ में प्रिस्क्राइब है उनको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिख दो भैया लॉ का कि कंपनीज एक्ट के ये प्रोविजंस फॉलो करने हैं। और अगर लॉ ने नहीं कहा तो उनको लिखनी पड़ेगी। पांच चीजें हैं भैया, ऑब्जेक्टिव और स्कोप लिख दो, मैनेजमेंट का रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी क्या है, और उसके अलावा आपके ऊपर एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है जो आप ही फॉलो करने वाले हो, मतलब कंपनी एंटिटी फॉलो करेगा, और हम आपको कैसे रिपोर्ट देने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी अपने को यहाँ पे बताना चाहिए। ये सर एंगेजमेंट लेटर के आपके कंटेंट्स हो गए। फिर बच्चों अगर तुम अभी ऑडिटर हो, 5 साल बाद फिर से तुम ही हो गए, बार बार तुम ही ऑडिटर बन गए हो, तो हर बार क्या नया लेटर लिखना है क्या। इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, बच्चों समझ रहे हो, ऑडिटर शेल एक्सेस वेदर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर। हाँ जी, प्रोविजन रिवीजन इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और देयर इज नो नीड ऑफ रिवीजन। अब बच्चों दो बातें उस वक्त सोचोगे, अगर इस साल का ऑडिट तुमने किया, अगले साल भी तुम ही हो या अगले टर्म में भी तुम ही हो, तो सोचना पड़ेगा कि क्या वापस से एंगेजमेंट लेटर बनाएं क्या। तो दो बातें होंगी ना, या तो रिवाइज करो या रिवाइज नहीं करो, है ना। तो अगर नया रिवीजन रिक्वायर है तो नया एंगेजमेंट लेटर देना है, नहीं तो नहीं देना है। बोले तो अगर कुछ सिचुएशन में चेंजेस हैं तो भी आपको मैं बताने वाला हूं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे कोई भी पूछे कि रिकरिंग ऑडिट में नया लेटर देना है क्या, तो हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं, यस सर देना पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर
कि ये सिचुएशंस हैं, चेंज तो अपने को देना चाहिए, अदरवाइज आपकी मर्जी पे हमने लिख दिया नो नीड नहीं है, देना हो तो दो, अगर सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है तो नीड नहीं है, देना हो तो दीजिए, नहीं तो पक्के 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 से देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा, अगर ये सिचुएशंस लग रही हैं तो। देखिए आरडीपी का क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के हिसाब से सुपर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की वो फैक्टर्स बताओ जिनकी वजह से नया लेटर देना पड़ता है। फैक्टर्स बोले तो चेंजेस, सर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे, अरे हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। सबसे पहला, एनी इंडिकेशन दैट द क्लाइंट मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। क्या बात है, क्या बात है भाई, अगर हमको लगता है कि आपस में मिस वाली अंडरस्टैंडिंग हो गई है, यानी आपस में चीजों को समझ नहीं पाए, ऑब्जेक्टिव नहीं समझ पाए, स्कोप नहीं समझ पाए, हमको लगा था ब्रांच ऑडिट भी हमको कर रहा है, उन्होंने बोला नहीं वो तो कोई और कर रहा है, हमने तो ऐसी बात ही नहीं की थी, तो जहां पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग लगे नया लेटर नेक्स्ट के लिए तैयार कर लो बच्चों। कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म डाल रहे हो, पहले ब्रांच ऑडिट हमको नहीं दी थी अब दे रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो तो वो भी डालो। फिर बच्चों मैनेजमेंट बीओडीज में या ओनरशिप में चेंज हुआ है तो जरूरी है नए लोगों के साथ नया लेटर तो होना चाहिए, है ना। फिर क्लाइंट का नेचर और साइज, सर कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, कम हो गए, खत्म हो गए, कुछ ने नए चालू कर दिए, तो नेचर साइज में चेंज हो रहा है तो भी नया लेटर चाहिएगा। और अगर आईसीएआई की कोई रिक्वायरमेंट आ गई, लॉ की आ गई, आईसीएआई ने कोई प्रोनाउंसमेंट निकाल दिए, कोई लॉ बन गया, तो वो चेंजेस भी आपको उसके अंदर करने पड़ेंगे बोले तो करने पड़ेंगे, आपको ध्यान में रखना चाहिए। बराबर है, सही है, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन तो नहीं। तो बच्चों ऐसे 210 पे हमारी बात शुरू हो चुकी है बच्चों, धड़ाधड़ हमने बात शुरू कर दी है। प्री कंडीशंस, यस सर 5 तरह की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनने चाहिए, और मैनेजमेंट देखेगा, और फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल भी आपका जोरदार होगा, ये मैनेजमेंट देखेगा। हमको तो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट दे देना, हमको लोगों तक पहुंचने को दे देना, और जो इन्फॉर्मेशन मांगे दे देना, ये सब मैनेजमेंट अप्रूव कर रहा है। लेकिन शुरुआत में लिमिटेशन लगाया तो सर हम एक्सेप्ट ही करने वाले नहीं, आपका एंगेजमेंट ही। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए लेटर बनाएंगे, क्लाइंट प्रिंसिपल को दे देगा, सॉरी क्लाइंट प्रिंसिपल को क्या है, मैं किधर एजेंसी वाले को पहुंच गया मैं। बच्चों ऑडिटर देने वाला है अपने क्लाइंट को, अपने को ध्यान में रखना है, सीधा सीधा सा। और लेटर ऑफ एंगेजमेंट कुछ टर्म्स आएंगी, और लॉ ने कुछ ऑलरेडी बोल दी है, वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके अलावा कुछ है तो आपको लिख देना चाहिए, ठीक है। फिर रिकरिंग ऑडिट बच्चों इंपॉर्टेंट होता है कि वो कंडीशंस बताओ कि रिकरिंग ऑडिट में किन कंडीशंस के अंदर अपने को नया लेटर देना है। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो हमको दे रहे हैं भैया, दे रहे हैं, लेकिन सिचुएशन में अगर चेंज नहीं है तो आपकी मर्जी पे है देना कि नहीं देना, लेकिन सिचुएशन में चेंजेस है तो दे देना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एंटिटी के नेचर, साइज में, ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया है, एंटिटी के मैनेजमेंट के अंदर, केएमपी के अंदर, ओनरशिप के अंदर चेंज हो गया है, बच्चों लॉ में चेंज हो गया है, प्रोनाउंसमेंट में चेंज हो गया है, या एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स कंडीशन में कुछ चेंज करने की सोच रहे हो तो अपने को करना ही करना चाहिए। चलिए छोटा सा एक वाटर ब्रेक ले लेते हैं भैया, बहुत जरूरी है, वाटर ब्रेक छोटा सा ले लें। चलिए जी, तो बच्चे लोगों इस वक्त हमारा रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। बच्चे लोगों आपको जैसा मैंने कहा कि हम लोग बात शुरू कर चुके हैं अपने रिवीजन बैच पर, जी हाँ, और हमारी बात जो चल रही है बच्चे लोगों ना, हमने ऐसे वाइज रिवीजन के ऊपर बात करना शुरू कर दिया है कि भाई हम तो ऐसे वाइज रिवीजन जो है वो करेंगे ताकि चैप्टर्स के साथ साथ हम अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सकें। टॉपिक वो के वो है जो आपने मेरे साथ में पढ़े हैं, जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बच्चे लोगों। और उसमें ऐसे 200 की सीरीज को हमने सबसे पहले चालू किया है बच्चे लोगों, आपको बता दूं कि हम यहाँ पे भी मिल रहे हैं, और हम लोग बच्चों अपनी स्पेशल क्लास के अंदर भी अभी ओल्ड वालों का जैसे पूरा होता है, साथ साथ नए वालों के कुछ टॉपिक्स मुझे लेने हैं। हम लोग बच्चों एमसीक्यू की पूरी सीरीज वहां पे लेके आने वाले हैं। मैंने आपको कहा था मेरे पास क्वेश्चंस बहुत पड़े हैं, सबके पास बहुत पड़े, लेकिन एक एमसीक्यू रिवीजन की सीरीज इसी संडे से आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है बच्चे लोगों। उसके लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है बस उसको करना पड़ेगा अपने मोबाइल में डाउनलोड। जो भी नए लोग हैं, पुराने स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनको पता है और उसका बेनिफिट भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, बहुत आराम से आप उसको डाउनलोड करें और जबरदस्त वाला बेनिफिट हमसे ले जाएं। अब बच्चों हम लोग ऐसे पे बात कर रहे हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। 2210 पे हमारी बात चल रही थी। हमने कहा कि सर जिस वक्त के अंदर हमारी ऑडिट लगभग खत्म होने वाली है, अभी अगर उन्होंने कोई ऐसा कहा कि भैया हम कंडीशंस के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप ये चीज मत करो वो चीज मत करो, तो क्या करें।
तो acceptance of change in engagement, request by the client, there may be a request from the client to the auditor to change the terms of engagement before the completion of the engagement. जब हमारा काम खत्म होने जा रहा है तो क्लाइंट कह रहा है कि सर कंडीशंस के अंदर कुछ चेंज कर देंगे क्या? तो रीजंस फॉर रिक्वेस्ट फॉर द चेंज, तो हम देखेंगे, दो बातें देखेंगे बच्चों की रीजंस क्या है, और रीजन अगर हमको रीजनेबल लगे तो ओके, रीजनेबल नहीं लगे तो क्या करेंगे, दोनों चीजों में आपको बताने वाला हूं बच्चों। तो अब सवाल ये है कि वो जो भी रीजंस उन्होंने रखे कि साहब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई है, पहले से मिसअंडरस्टैंडिंग था, या हमारे एंगेजमेंट के ऊपर कुछ अब रेस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, तो बच्चों ऑडिटर कहेगा कि दो बातें देखूंगा सर, मैं तो रीजनेबल है कि रीजनेबल नहीं है, समझना। अगर रीजनेबल लगा तो हम नया एंगेजमेंट टर्म्स बना देंगे, और कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए पुराना कुछ नहीं लिखेंगे, तुमको पता है ओरिजिनल वाला फाड़ा फेंका, उसमें जो प्रोसीजर लगाए फेंको, उसको गाड़ दो, जरूरत नहीं है, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। हम तो नया एंगेजमेंट लेटर नई कंडीशंस के साथ में तैयार कर देंगे, काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो बचा हुआ उसको कर देंगे, ठीक है। अब आपको मैंने तब भी कहा था कि ये रीजनेबल है या नॉन रीजनेबल है, भैया पीजे पे डिपेंड करेगा तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट, है ना, कि कौन सी चीज आपको रीजनेबल लग रही है। मैंने रेगुलर क्लास के अंदर आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, उन्होंने कहा सर ब्रांच ऑडिट आप जाओगे, इससे अच्छा हम वही किसी चार्टेड को अपॉइंट कर देते हैं, हमको चलेगा। सर हम ऐसे किसी बंदे से करवा लेते हैं, नहीं चलेगा। तो वो आपको देखना है कि रीजनेबल रीजन है या नहीं। अब रीजनेबल रीजन अगर नहीं है, ऑडिटर अनेबल टू एग्री चेंज इन द टर्म्स ऑफ कंडीशन, तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे सर हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैनेजमेंट भी अड़ गया, वो भी कह रहा है कि नहीं हमको तो चेंज चाहिए, तो फिर बच्चों हमको विड्रॉ कर लेना चाहिए, अगर पॉसिबल है, लॉ परमिट करता है तो विड्रॉ कर लो। और विड्रॉ करने के साथ साथ बच्चों जरूरत पड़े तो रिपोर्टिंग आप उसकी जरूर करोगे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, खास करके गवर्नेंस को बोले तो टीसीडब्ल्यूजी को, मालिकों को, शेयर होल्डर्स को, और अगर जरूरत पड़े तो रेगुलेटर्स को भी, जैसा कंपनीज एक्ट में सेक्शन 14312 है, फ्रॉड की रिपोर्टिंग 1 करोड़ से ऊपर है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हो, दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स, तो उनको भी अगर रिपोर्ट करना पड़े तो हम करने वाले हैं। बराबर बच्चों, क्या कहते हो? अरे खत्म हो गया भाई, ये ऐसे भी खत्म हो गया सर, क्या बात कर रहे हो, बस इतने ही होते हैं क्या? और क्या है बच्चों, बहुत आसान चीज है, ऐसे 200 में तुमको क्या पढ़ना चाहिए होता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, 5 रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली, लिमिटेशंस पढ़ ली, कहानी खत्म। सर इधर क्या पढ़ना पड़ता है? अरे बच्चे इधर भी कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इधर प्री कंडीशंस को पढ़ लो, लेटर ऑफ एंगेजमेंट को पढ़ लो, छोटे छोटे से हमारे पॉइंट है, रिकरिंग ऑडिट के टाइम पे क्या करना है उसके फैक्टर्स पढ़ लो, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत बहुत वाले इंपॉर्टेंट है। और एक्सेप्ट करने के बाद रिपोर्टिंग से पहले अगर चेंज करने को बोले तो सर रीजनेबल या नॉन रीजनेबल, रीजनेबल होगा तो चेंज कर देंगे, नहीं हुआ तो विड्रॉ करेंगे, साथ साथ में जरूरत हुआ तो रेगुलेटर्स को या टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। कहानी खत्म हो गई बच्चों, और आप लोग बढ़िए अगले ऐसे की तरफ, जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा बढ़िया सा शानदार सा ऐसे जितना हुआ आज करते हैं, बाकी कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सर ये ऐसे कौन सा है बच्चे लोगों, रिवीजन चल रहा है हमारा, समझ रहे हैं आप लोग सब, लेकिन ब्रेथलेस वाला रिवीजन है, अभी स्पीड बनाइए, मेरे साथ में स्पीड बनाइए, मुझे सब पता है कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को पहले से आते हैं, बस यहाँ पे मेरे साथ में इन सारे पॉइंट्स को करते जाइए, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, और मुझे जरूर बताइए आप लोग कि ये रिवीजन आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने ऐसे वाइज रिवीजन चालू किया है बच्चों, ताकि हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का पोर्शन, आप जानते हो ये जो पोर्शन मैं आपको करवा रहा हूं, ये आपके उन चैप्टर्स के मेजर पार्ट में से है। जैसे अगर चैप्टर फर्स्ट को उठाता हूं तो मेजर पार्ट में आपको दिखेगा ऐसे 200, ऐसे 210 और ऐसे 220, जिससे आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत स्ट्रांगली तैयार हो जाएगा। और ऐसा ही बाकी चैप्टर्स के अंदर भी होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। क्या कहते हो, सही हूं ना मैं? चलिए जी, तो बच्चों ऐसे 220 पे वाली बात शुरू करते हैं अपन। जोरदार वाला ऐसे है, हाईएस्ट क्वेश्चन बना देता है कई बार, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोले तो इस बार ऑडिटर कह रहे हैं सर हर प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत जोरदार होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो ऑडिट कर रहे हैं उसका क्वालिटी भी सुपर हिट, शानदार, जबरदस्त होना चाहिए। तो बढ़िया है ना सर, ऑडिट का क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि ऑडिटर भी अपने काम पर क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं बच्चों। ऐसे 220 कहता है कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी करने जा रहे हो तो क्वालिटी कंट्रोल तो तुमको रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी यही है बच्चों। देखो
The objective of the auditor to implement quality control procedure at the engagement level, जिससे रीजनेबल एश्योरेंस मिले ऑडिट में आपने सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है और आपकी ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, मतलब दो चीजों की ऊपर बात हो रही है बच्चों। जो भी ऑडिट आपने किया उसमें एक तो आपने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट जो भी थी उनको पूरा किया, स्टैंडर्ड्स भी रहे हैं और जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हुई है। ओके सर, बहुत बढ़िया। और बच्चों ऑडिट की जो रिपोर्ट इशू हुई है ऑडिटर की, वो एप्रोप्रिएट है, बोले तो एकदम फर्स्ट क्लास जैसा होना चाहिए था, बिल्कुल वैसी ओपिनियन गई है बच्चों, एप्रोप्रिएट ओपिनियन गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना ही चाहिए। चलिए जी, फर्स्ट क्लास, आगे बढ़ता हूं। नाउ बच्चों एलिमेंट्स क्या है ऐसे 220 के, ऐसे 220 के एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, देखिए मेरे पास में मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया बच्चों। आपके जितने भी एलिमेंट है उनमें सबसे पहला एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, हाईएस्ट क्वेश्चन बनाता है, हाईएस्ट क्वेश्चन बनाता है, मेरे साथ में याद कर लीजिए बराबर। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं बच्चों, एक बंदा होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। सर ये कौन होता है, ये देखो एंगेजमेंट पार्टनर। सर एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है बच्चे, ये है हमारा सीए हैविंग सीओपी, जो उस फर्म का पार्टनर है और जो उस पर्टिकुलर ऑडिट को हैंडल कर रहा है, इट्स कॉल्ड एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। और उसके साथ उसकी टीम काम करेगी बच्चों, जिसमें आर्टिकल्स भी होंगे, कुछ ऑफिसर्स उसके खुद के कुछ पर्सन हो सकते हैं, एक्सपर्ट, इनसाइडर, आउटसाइडर, दोनों तरह के हो सकते हैं, इट्स कॉल्ड सिंपली एंगेजमेंट टीम। तो सबसे पहला एलिमेंट बच्चों क्वालिटी कंट्रोल 220 का कि सर लीडरशिप इधर कौन लेने वाला है, सर कौन बनेगा लीडर। तो हमने पहले ही कह दिया बॉस की इधर लीडर बनने का काम कौन करेगा, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एन ईच ऑडिट एंगेजमेंट इन व्हिच द पार्टनर इज असाइंड। सर सबसे पहला पॉइंट, एंगेजमेंट पार्टनर लेने वाला है लीडरशिप का रिस्पांसिबिलिटी। कौन लेगा बच्चों, एंगेजमेंट पार्टनर लेगा। मैंने आपको कहा एक फॉर्म में दो पार्टनर है, मिस्टर ए और बी, और यहाँ पे मिस्टर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे मिस्टर एम एन ओ, तीन लोग हैं, ये इनकी टीम, ये इनकी टीम, बराबर। तो इस टीम को लीड करने का काम ये भाई साहब करेंगे, इस टीम को लीड करने का काम ये भाई साहब करेंगे, ये एंगेजमेंट पार्टनर हो गए और ये हो गए इनकी पूरी पूरी सी टीम। चलिए बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिट क्वालिटी की, इंपॉर्टेंस 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 बोले तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी ऑफ नंबर वन पे आया बच्चों, परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। बच्चे लोगों सबसे पहला लीडरशिप में क्या चीज तुमको देखना है, क्या चीज तुमको देखना है, जो भी काम हो रहा है यहां से निकालो ना भाई, इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो। परफॉर्मिंग वर्क करना है दैट कंप्लाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता हो बच्चों, पहला वाला ऑब्जेक्टिव लिख दो। अरे लिख दो पहला वाला ऑब्जेक्टिव बच्चों, ऑब्जेक्टिव याद है तो सब कुछ कर लोगे। यस, नंबर वन ऑब्जेक्टिव तुमको लिखना है बच्चों, कौन सा वाला, जो भी ऑडिट हो रही है लीडर क्या देखेगा, वहां पे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी वहां पे हो रही है फॉलो। नंबर टू, फर्म का क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉलो हो रहा है बच्चों, फर्म के खुद के अपने कुछ क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे हो रहे हैं फॉलो। फिर बच्चों तीसरे नंबर पे रिपोर्ट जो जा रही है वो एप्रोप्रिएट जा रही है, और एंगेजमेंट टीम जो है वो कंसर्न रेस कर रही है, मुद्दे उठा रही है बिना किसी डर के आगे जीत है बच्चों। सिर्फ माउंटेन ड्यू नहीं कहता है कि डर के आगे जीत है, बहुत पहले से हमारा इतिहास ये कहता आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने, हमारे यहाँ पे महापुरुषों ने कहा है कि डर के आगे जीत है, बराबर। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, तो इसीलिए ध्यान से देखते जाइए, आपका पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है बच्चों, याद कर लो, रिवाइज कर लो, पूरा टॉपिक रिवाइज हो रहा है। लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी पे बच्चों नंबर वन पे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी। रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा, हमने कहा सर एंगेजमेंट पार्टनर लेने वाला है रिस्पांसिबिलिटी, और क्या चीजों के लिए इंपॉर्टेंस क्या, सबसे पहला प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे, सेकंड नंबर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फर्म के अप्लाई करोगे, नंबर थर्ड बच्चों आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है सिचुएशन के हिसाब से, और एंगेजमेंट टीम में ये एबिलिटी है कि वो अपने कंसर्न को बगैर फियर के दे सकती है, उठा सकती है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट, और मैंने लिख भी दिया है, आरटीपी का क्वेश्चन है, बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए जी सेकंड पे आते हैं बच्चों, अरे ये क्वेश्चन तो तुमको पहले से आता है, अरे भाई कुछ करने का जरूरत नहीं है, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट दो जगह पूरा होता है, ऐसे 200 भी है और तुम्हारा ऐसे 220 भी है, जो भी पढ़ रहे हो वही देखो, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड बिहेवियर, तुम्हारा कॉपी वाला पॉइंट बच्चों एज इट इज लग रहा है, कहां टेंशन लेने का जरूरत है। और सर ये इसबा कोड ने बनाया सर, ये क्या होता है सर, ये देखो इसका नाम दे रखा है इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स,
बराबर मिल गया आपको इसका पूरा नाम। तो एथिकल रिक्वायरमेंट जो है कोड ऑफ एथिक्स के नाम से है, जो इस कोड के अंदर बनी हुई है बच्चों। तो सीधा सीधा सा 5 प्रिंसिपल है बच्चों इसके, वही प्रिंसिपल जो ऐसे 200 में आप पढ़ के आए। टेंशन लेने का नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, इंडिपेंडेंस। क्या बात है, क्या बात है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, तुमको पता है अच्छी तरह से। सुपर वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरटीपी क्वेश्चन। आरटीपी पुराने टाइम में आया हुआ और बहुत जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर इसमें क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं ना। सबसे बच्चे पहले तो मीनिंग पे बात कर लो। इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट द डिसीजन एंड जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। भाई साहब किसी दूसरे पे हमारा डिसीजन फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। जो कुछ है ड्यूटी इंडिपेंडेंटली फॉलो करेंगे, ताकि हम कंक्लूजन निकाल सके कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और बच्चों आप जानते हो इसमें दो बातें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए आप माइंड से इंडिपेंडेंस होने चाहिए। बोले तो आपका जो ओपिनियन है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। The state of mind that permit the provision of an opinion without being affected by influenceness, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं हो। Allowing an individual to act integrity, objectivity and skepticism। बच्चों दो तरह से, भाई इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? Not based on the decision या judgment, not based on the direction of another person, है ना। यानी सिंपली बोले तो इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट अंडर एनी इन्फ्लुएंस। तो दो तरीके से बच्चों काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। माइंड का मतलब बंदा खुद इंडिपेंडेंट हो, बराबर। द स्टेट ऑफ माइंड जो परमिट करती है द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस, ठीक है। और जो भी बंदा काम कर रहा है खुद इंटीग्रिटी से कर रहा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से कर रहा है, ट्रांसपेरेंटनेस से मतलब ऑब्जेक्टिविटी से कर रहा है। कुल मिला के वो ऊपर वाले पॉइंट से आपके आगे एथिकल रिक्वायरमेंट से काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड माइंड। लेकिन मैंने आपको कहा था सिर्फ इंडिपेंडेंट होने से काम नहीं चलेगा, दिखना भी चाहिए। तो हमने कहा दिखना कैसे चाहिए, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस that are so significant that a third party would reasonably conclude the auditor's integrity, objectivity or professional skepticism have been compromised. It means independence of appearance का मतलब avoidance of the fact which raise doubt on the independence of the auditor। बच्चों you can change your language, बस आप ये word use कर लो जो इसमें हिंदी है, समझ रहे हो। कहीं पर भी हमने आपकी 3 क्वालिटीज माइंड की बताई थी बच्चों, समझना। 3 क्वालिटीज आपकी माइंड की बताई थी, एक इंटीग्रिटी, एक ऑब्जेक्टिविटी और तीसरा स्केप्टिसिज्म, बराबर। तो कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस जो इनके ऊपर डाउट क्रिएट करें, एनी डाउट रेज्ड बाय थर्ड पार्टी ऑन द इंटीग्रिटी of the integrity, objectivity and skepticism of the auditor, it's called independence in appearance। मैंने आपको कहा था इसलिए सेक्शन नंबर बच्चों 141 बनाया गया, याद है आपको। 141 की डिस्क्वालिफिकेशन इसी दिन के लिए बनाई गई है ताकि किसी तरह का कोई डाउट वहां पे क्रिएट न हो। रिलेटिव को बाहर कर दिया, ऑफिसर को बाहर कर दिया, एम्प्लॉय को बाहर कर दिया। याद करो अपना पुराना एग्जांपल, स्कूल में टीचर का लड़का तुम्हारे साथ में पढ़ता है, हमेशा फर्स्ट आता है, याद आया तुमको। अब वो गिर रहा है होशियार क्यों नहीं है वो, लेकिन तुम्हारे माइंड में क्या चलेगा, टीचर का लड़का है, टीचर की लड़की इसलिए फर्स्ट आ रहा है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की भी होनी चाहिए, बराबर है। सही है बच्चे लोगों। तो बच्चों यहां तक की बात आज हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, तुमको सारे पॉइंट्स आते हैं। कल मैं इसी को करने वाला हूं कंटिन्यू बच्चों। मैंने चालू करवा दिया आप लोगों को रिवीजन, और हम यहाँ पे बच्चों ऐसे बेस रिवीजन चालू कर चुके हैं, और मैं उसमें शुरू कर चुका हूं ऐसे 200 की सीरीज को। हम सारे एसेस कवर करेंगे और साथ में उन पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टॉपिक पर, इसी तरह से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताते जाने वाला हूं, बराबर। तो अगर आप ऑडिट का जबरदस्त वाला रिवीजन करना चाहते हैं, मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। YouTube पे हमारी क्लास का टाइमिंग यही रहेगा बच्चों, 3:15 से 4:15, बराबर। और स्पेशल क्लास में बच्चों हमारा टाइम रहता है 5:45 से 6:45। ये इस मंथ के लिए है, नए मंथ में क्या कुछ चेंजेस होते हैं आपको बता देंगे बच्चों। और प्लस कोर्स के अंदर मैं आने वाला हूं आप लोगों के साथ में, और जैसा आपको मैंने कहा था प्लस कोर्स में मेरे साथ में जुड़िए, और जुड़ते हैं तो आपको मिलता है सीधा सा कोड यूज करते हैं JYSS, तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट भी। चलिए बच्चे लोगों, तो आज की बात यहीं तक समाप्त होती है, फिर कल मुलाकात होगी
इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबको बता दीजिए कि यस भाई हमारा रिवीजन शुरू हो चुका है, विजय पथ पे हम लोग बढ़ चुके हैं, ब्रेथलेस रिवीजन चल रहा है ऐसे 200 सीरीज का। कैसी लगी सीरीज मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम इसको आगे 200 फिर 300 फिर बच्चों 400 अभी इतना कोर्स में नहीं, हमारे 500 सीरीज 600 सीरीज और 700 सीरीज को लें, जिसमें हमारा पूरा पूरा कोर्स का हो जाएगा रिवीजन। ठीक है बच्चों लोगों, टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, बाय बच्चों।